हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बेसिकली जो चैप्टर है उसको फिनिश करने वाले हैं और हम अभी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो जेनेटिक्स का चैप्टर है वो कंप्लीट कर रहे हैं ना। अब इसके पहले कि हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग स्टार्ट करें, हम बेसिकली ये देख लेते हैं कि गाइस आपने लास्ट सारे वीडियोस कवर करे हैं या नहीं। अगर करे हैं तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसे लगे, आपको पूरा चैप्टर समझ में आया है या नहीं, मुझे बताइएगा ज़रूर अगर आपको कोई डाउट है तो। और अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए सो दैट आपको सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, तो गाइस शुरू करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है। तो बेसिकली हुआ क्या गाइस कि अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि हमने पढ़ा कि जो है 99.9 कितने 99.9% जो बेस सीक्वेंस होता है वो ह्यूमंस में सेम होता है। ऐसा हमने कब देखा? जब हमने जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, है ना, उसमें पूरा ह्यूमन जीनोम जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, सारे बेस सीक्वेंसेस 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स जब हमने आइडेंटिफाई कर लिए, तो हमने ये देखा कि 99.9% ऑफ बेस सीक्वेंस ह्यूमंस में नए होते हैं, सॉरी सेम होते हैं, है ना। अब ये सोचिए आप कि जो डिफरेंसेस है वो तो बहुत ही छोटे हुए, बट यही जो डिफरेंसेस हैं वो ह्यूमंस को एक दूसरे से अलग बनाते हैं, है ना। लेकिन जो सिमिलैरिटी है उसके बेसिस पे हम जरूर आइडेंटिफाई कर सकते हैं चीजें, है ना। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि जो है मुझे सीक्वेंस करना है हर बार, क्योंकि 0.01% तो अलग है ना, तो अगर हर बार मुझे ह्यूमन जीनोम देखना है एक नए इंडिविजुअल का, तो मुझे पूरा कोड करना पड़ेगा, पूरा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही बड़ा, बहुत एक्सपेंसिव टास्क भी है ना, क्योंकि हमने देखा था कि कितने बिलियन डॉलर्स लगे थे, है ना। तो बहुत ही टीडियस भी है। बट अगर हम कंपेयर कर लें वो सारे बेस सीक्वेंसेस जो सिमिलर हैं, है ना, तो हमें डिफरेंस वाले मिल ही जाएंगे और उस डिफरेंस के बेसिस पे हम आगे स्टडी कर सकते हैं। तो ये ज्यादा इजी है ना। और ऐसे ही इन्वॉल्व हुआ, ऐसे ही स्टार्ट हुआ, ऐसे ही इवॉल्व हुआ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो क्या इन्वॉल्व करता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व करता है डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करना, ठीक है, इन स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस जिनको बोलते हैं रेपिटेटिव डीएनए। ये ऐसे डीएनए का जो है स्ट्रेच होता है, ये छोटे छोटे स्ट्रेच होते हैं डीएनए के जो रिपीट होते हैं बहुत बारी। ठीक है, और हम ऐसे ही रिपीटिशंस को, ऐसे ही रेपिटेटिव डीएनए को जो है चेक करते हैं। ठीक है, और कैसे चेक करते हैं? जो है बेसिकली सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं। कैसे? डेंसिटी के बेसिस पे सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं। ठीक, तो अब हमने ये पढ़ा कि जो है उस अब ये सेंट्रीफ्यूज करने पे होता क्या है ना कि आपका जो बल्क डीएनए है वो एक पीक बना लेता है, मेजर पीक बना लेता है। और उसके बाद फिर छोटे 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 पीक्स बने होते हैं जिनको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। तो ऐसे डीएनए जो वो छोटे छोटे पीक बनाते हैं उसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। अब आपका बेस कॉम्पोजिशन के बेसिस पे तो बहुत सारे ऐसे वो होते हैं बेसिकली जिसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं सैटेलाइट डीएनए को। किन क्या होते हैं वो? या तो आपका बेस कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब कि आपका जो डीएनए का वो यूनिट है वो ए टी रिच है या फिर जी सी रिच है। ठीक है, फिर आपका लेंथ क्या है सेगमेंट का, है ना, नंबर कितने हैं रेपिटेटिव यूनिट्स के, इन सारे बेसिस पे सैटेलाइट डीएनए क्या है, इन सारे के बेसिस पे माइक्रो सैटेलाइट्स, मिनी सैटेलाइट्स ऐसे करके हमने कैटेगराइज करा हुआ है। ठीक है, और हमने क्या एक और चीज लास्ट वीडियो में पढ़ी थी गाइस कि ये जो रेपिटेटिव डीएनए सैटेलाइट डीएनए होते हैं ये नॉर्मली कोड नहीं करते हैं प्रोटीन को किसी, है ना, लेकिन ये बहुत बड़ा पोर्शन बना रहे हैं ह्यूमन जीनोम का, राइट। तो इन सीक्वेंसेस में क्या होता है ना, बहुत हाई डिग्री ऑफ वेरिएशन होता है विथ टाइम, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, और इसी के वजह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसमें किया जाता है। ठीक, तो अगर आप हर टिश्यू में से डीएनए निकालेंगे एक इंडिविजुअल से, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि वो थोड़ा सा पॉलीमॉर्फिज्म दिखेगा उसमें।
ठीक, मतलब कि अगर आप बोन से निकाल रहे हैं, तो अगर आप हेयर फॉलिकल से निकाल रहे हैं, ब्लड से निकाल रहे हैं, सलाइवा से निकाल रहे हैं, एक ह्यूमन मेल के स्पर्म से निकाल रहे हैं, है ना, तो आपको थोड़ा सा पॉलीमॉर्फिज्म दिखेगा। ठीक है, और इसी वजह से इस पॉलीमॉर्फिज्म के वजह से ये फॉरेंसिक साइंसेस में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इवन फॉरेंसिक साइंसेस के अलावा, अब क्योंकि बेसिकली जो ये पॉलीमॉर्फिज्म है, ये जो पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है, ये इनहेरिटेबल होता है, ये पेरेंट से किड्स को पास ऑन होता है। इसके वजह से ही पैटर्निटी टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो से एक डिस्प्यूट है जिसमें एक किड है और उसने आकर बोला कि ये एक्स इंडिविजुअल जो है, ही इज माय फादर, है ना, ये मेरे पिताजी हैं। तो और उन्होंने डिनाई कर दिया कि भाई ये जो बच्चा है ये तो मेरा नहीं है। तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से चेक कर सकते हैं कि क्या वो बच्चा सही बोल रहा है या जो पिताजी हैं उनके वो सही बोल रहे हैं। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट्स हमने सॉल्व करे हैं इसके थ्रू, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू। ठीक है, अब क्योंकि हम बोल रहे हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो जेनेटिक मैपिंग का जो है बेसिस है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी बेसिस है। तो ये समझना पड़ेगा कि पॉलीमॉर्फिज्म है क्या। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली गाइस वेरिएशन है। किस लेवल पे? जेनेटिक लेवल पे। पॉलीमॉर्फिज्म इज वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। ठीक है, और अराइज कैसे होता है? म्यूटेशन से। कैसे अराइज होता है? म्यूटेशन से। ठीक है, तो नए नए म्यूटेशन होते रहते हैं, सोमैटिक सेल्स में भी होते हैं और जर्म सेल्स में भी होते हैं, है ना। सोमैटिक सेल्स नॉर्मल सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स वो सेल्स होते हैं जिन जो कि गैमेट बनाते हैं। ठीक, अगर जर्म सेल म्यूटेशन हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंडिविजुअल की जो है ऑफस्प्रिंग होने की एबिलिटी खराब कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और इसके वजह से ही ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे इंडिविजुअल्स में जाता जाता है अलग अलग। ठीक है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक, अब आपका जो अलील का सीक्वेंस है, ठीक है, वो जो है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म डिस्क्राइब करता है। अगर कब? अगर फ्रीक्वेंसी जो है एक वेरिएंट जो लोकस पे है, वो किस फ्रीक्वेंसी से? 0.01 0.01 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी से अगर कर रहा है तो। अब आपको थोड़ा सिंपल वर्ड में बताती हूँ कि क्या है पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये तो समझ आया कि जेनेटिक लेवल पे वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, अगर आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो एक इनहेरिटेबल म्यूटेशन हम देखते हैं पॉपुलेशन में। हम इनहेरिटेबल म्यूटेशन देखते हैं अगर पॉपुलेशन में हाई फ्रीक्वेंसी पे, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे, तो वो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है। ठीक है, अब ऐसी प्रोबेबिलिटी होना कि ऐसा वेरिएशन हो रहा है नॉन कोडिंग सीक्वेंस में, वो ज्यादा होता है क्योंकि ये कोड तो कर नहीं रहे हैं, तो म्यूटेशन कुछ अफेक्ट कर नहीं रहा है, इमीडिएट इफेक्ट या इम्पैक्ट नहीं है उसका इंडिविजुअल पे, बिकॉज ये नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक्यूमुलेट होता जाता है। ठीक, और पॉलीमॉर्फिज्म बढ़ाता है। ठीक है, अब बहुत सारे तरीके के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में भी हो सकते हैं और एक बहुत बड़े स्ट्रेच में भी हो सकते हैं। और गाइस, पॉलीमॉर्फिज्म सिर्फ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम नहीं आता। अगर आपको एवोल्यूशन की पढ़ाई करनी है, अगर आपको हेरिडिटी की पढ़ाई करनी है ना, अगर आपको वेरिएशन की पढ़ाई करनी है, स्पीशिएशन की पढ़ाई करनी है कि स्पीशीज कहाँ से आए हैं, तो आपको इन सब में पॉलीमॉर्फिज्म हेल्प करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टेक्निक क्या है डीएनए फिंगरप्रिंट। तो पॉलीमॉर्फिज्म तो समझ में आ गया, वापस से आते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे और देखते हैं क्या टेक्निक है। तो गाइस, सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डेवलप करा था एलेक जेफरी ने। किसने? एलेक जेफरी ने। ठीक है, इन्होंने क्या करा था कि एक सैटेलाइट डीएनए यूज करा प्रोब के जैसे, जो कि बहुत हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। इस प्रोब का नाम रख दिया गया वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। टेक्निक हम क्या यूज करते हैं? सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन यूज करते हैं, जिसमें VNTR को एक प्रोब जैसे यूज कर रहे हैं। ये टेक्निक जो है सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे
ठीक है, अभी देखते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे होता है। तो पहले हम क्या करते हैं कि हमें जिसके भी ऊपर टेस्ट करना है उसका डीएनए आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेट करने के बाद उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस से डाइजेस्ट कर देते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस से फ्रैगमेंट्स बेसिकली बन गए डाइजेस्ट होते ही, तो उन फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस से। फिर उसको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, किस पे, सिंथेटिक मेम्ब्रेन जैसे नाइट्रोसेल्यूलोज या नाइलॉन की मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर देते हैं। फिर उसको जो लेबल्ड हमारे पास प्रोब है, जो लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब है, उससे हाइब्रिडाइज कर लेते हैं, ठीक है। और इस हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रैगमेंट को डिटेक्ट करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी से, ठीक है। तो वीएनटीआर जो है वो ऐसे सैटेलाइट्स को बिलोंग करता है जिनको बोलते हैं मिनी सैटेलाइट्स। हमने क्या करा, एक स्मॉल डीएनए का सीक्वेंस लिया, उसको अरेंज कर दिया टैंडमली इन मिनी कॉपी नंबर्स, ठीक है। ये जो कॉपी नंबर है क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम वेरी करेंगे, ठीक है। अभी हम डायग्राम में भी देखेंगे कि एग्जैक्टली कैसे होता है। अब क्या करा कि ये जो वीएनटीआर का साइज होता है ये 0.1 से 20 केबी तक हो सकता है गाइस। ये 0.1 से 20 केबी तक हो सकता है, ठीक है। हमने क्या करा कि हाइब्रिडाइज कर दिया, हाइब्रिडाइजेशन के बाद ऑटो रेडियोग्राम से जो है उसको स्टडी करा, ठीक है। ऑटो रेडियोग्राम बहुत सारे बैंड्स शो कर देता है अलग अलग साइजेस के, और ये जो बैंड्स आपको दिखेंगे ना, ये हर इंडिविजुअल के लिए अलग होंगे अनटिल एंड अनलेस आइडेंटिकल ट्विन्स ना हो। अगर आइडेंटिकल ट्विन्स है तो उस केस में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि आपको सिमिलर बैंड्स या सेम बैंड्स मिल सकते हैं, ठीक है। अब इसको जो है और ज्यादा सेंसिटिव बनाते हैं जो है पीसीआर के थ्रू, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, अगेन हम ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है कि हम सिंगल सेल से डीएनए लेते हैं और उसका सैंपल लेकर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। ये है आपका डायग्राम। अब ये मान लीजिए आपका एक सीक्वेंस है जिसमें आपको क्राइम सीन पे मिला, डीएनए का सैंपल मिला। आपने उससे क्या करा कि उसको पहले प्रोब मानकर और नंबर ऑफ शॉर्ट टैंडम रिपीट्स निकाल लिए, ठीक है। तो आपको दिख रहा है 0 से 11 किन क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम 7 पे ये, क्रोमोसोम 2 पे ये, और क्रोमोसोम 16 पे इस तरीके का बैंड मिला, ठीक है। तो ये आपको जो दिख रहा है ना, ये हो गया आपका, जब ऑटो रेडियोग्राम पे पढ़ा तो आपको कुछ इस तरीके का सीक्वेंस मिला साइजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रोब, आप इसी से मैच करेंगे। अब आपके दो सस्पेक्ट हैं, इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी, जिन्होंने क्राइम किया है। आपने इंडिविजुअल ए का डीएनए सैंपल लिया, अब उसमें आपको दो क्रोमोसोम मिलेंगे, एक पापा के और एक मम्मी के, है ना। तो एक मिला पैटर्नल क्रोमोसोम, दूसरा मिला मैटरनल क्रोमोसोम, है ना। अब उनका आपको ये पता है, आपको क्रोमोसोम 7, 2 और 16 स्टडी करना है, तो आपको क्रोमोसोम 7, क्रोमोसोम 2 और क्रोमोसोम 16 दोनों का, है ना, मिल गया। अब आपने इस पे वापस से पूरा वो जो है टेक यूज करा, आइसोलेट करा, फिर डाइजेस्ट करा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, फिर उसको सेपरेट करा इलेक्ट्रोफोरेसिस से, फिर उसको एक नाइट्रोसेल्यूलोज या नायलॉन के मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर दिया, फिर हाइब्रिडाइज करा जो वीएनटीआर प्रोब है उसके बेसिस पे, है ना। और उसके बाद ऑटो रेडियोग्राम में देखा देखा तो आपको अलग अलग साइज के हिसाब से एक पैटर्न मिल गया, ठीक है। अब आप इस पैटर्न को मैच करेंगे, देखते हैं पहले इंडिविजुअल ए का पैटर्न। इंडिविजुअल ए का पैटर्न में पहला यहाँ पर आ रहा है, साइज कुछ यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ है नहीं इसमें, है ना। उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद एक यहाँ पर है, चलो यहाँ पर मैच कर रहा है, फिर ये मैच नहीं कर रहा, फिर ये मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा। तो ज्यादातर जो है आपको सीक्वेंस में मैच नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं हम जो आपका दूसरा इंडिविजुअल है उसमें क्या हो रहा है। ये पहला मैच कर रहा है, ये दूसरा भी मैच कर रहा है, तीसरा भी मैच कर रहा है, चौथा भी मैच कर रहा है, पांचवा भी मैच कर रहा है, फिर यहाँ पर तो कुछ है नहीं, और ये छठवा भी मैच कर रहा है। मतलब पूरे तरीके से ये वाला मैच कर रहा है इससे, है ना। इससे आपको ये पता चल गया कि जो इंडिविजुअल बी है वो प्रेजेंट था क्राइम सीन पे, और जो आपको डीएनए सैंपल आपने रिकवर करा था क्राइम सीन से,
वो इसी इंडिविजुअल का था और इंडिविजुअल भी ही कल्प्रिट है ना। तो अब ये तो आपने देख लिया फॉरेंसिक साइंस में यूज होता है। इसके अलावा गाइस पॉपुलेशन और जेनेटिक्स की स्टडी में भी बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू है ना। और बहुत सारे ऐसे हमने डीएनए फिंगरप्रिंट्स की टेक्निक यूज करके बहुत सारे ऐसे केसेस सॉल्व करे हैं बड़े बड़े, है ना। बहुत ज्यादा हमने इससे सीखा है जेनेटिक्स में, पॉपुलेशन को पढ़ने में, है ना, कि क्या सिमिलैरिटीज हैं जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो हम कैरी तो कर रहे हैं, बट हमारे फिनोटाइप में वो दिख नहीं रहा है इस मोमेंट पे। शायद आगे जाकर दिखे, बट अभी नहीं दिख रहा है। और इसी तरीके से हमारे पहले के जनरेशन भी धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं, है ना। तो गाइज इसी के साथ हम खत्म करते हैं जेनेटिक्स और हम खत्म करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एवोल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे एवोल्यूशन। सो गाइज आई होप आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपको ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछिए जरूर, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके भी डाउट पूछ सकते हैं, और आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और गाइज अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आप अपने फ्रेंड से जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नए चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के टाइम पर। ओके बाय बाय, थैंक यू।